क्लैपर से मीटू तक। औरिया मकबूल जान 3 सितंबर 2019। बड़े बड़े शहर आबाद हुए, कारखाने लगे, सनतों का जाल बिछा तो जदीद मगरबी तहजीब के सफाक कारपोरेट सरमायादार को मजदूरों की तलाश ने पागल कर दिया। मुद्दतों गुलामों और छोटे बच्चों से काम दिलाया जाता रहा। सरमायादाराना सनती माशरे से पहले दुनिया में बच्चों की मजदूरी का तस्वुर ही नहीं पाया जाता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ख़ानदान में वालिदैन के साथ काम काज में हाथ बटाते थे। एक ऐसा माहौल जिसमें अजनबियत का खौफ था, ना ही मुस्कुराहट और खेल कूद पर पाबंदी। लेकिन मशीनी दौर में जिसका आगाज़ विक्टोरियन नहज से यानी 1850 के करीब हुआ, इसने बदतरीन अखलाकियात और जुल्म को जन्म दिया, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोयलों की खानों, टेक्सटाइल के कारखानों, वर्कशॉपों और घरेलू कामकाज में ज़बरदस्ती जोत दिए गए। ये बच्चे 12-12 घंटे रोज़ाना काम करते, नींद में ऊँघते तो सुपरवाइज़र की मार का निशाना बनते, मशीन के पट्टों पर गिर कर जान से जाते या मजदूर हो जाते। इन बच्चों की तनख्वाहें आम मजदूर का सिर्फ 10 से 20% तक होती। अमेरिका और इंग्लैंड में इन मजदूर बच्चों की कुल तादाद मजदूरों से 1/3 से भी ज़्यादा थी। घरों में काम करने वाले बच्चे और बच्चियां के अलावा थे। सिर्फ लंदन शहर में 1.5 से 2 लाख बच्चे और बच्चियां घरेलू मुलाजमों के तौर पर काम करते थे। वक्त के साथ साथ खुशहाली आई और मजदूरों की ट्रेड यूनियनों ने जन्म लिया तो आहिस्ता आहिस्ता सनतों को कमसिन बच्चे मिलना कम हो गए। वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाने और किसी बेहतर शोबे में आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा मुस्तैद हो गए। कम्युनिस्ट तहरीकों ने मजदूरों को मुनज़्ज़म करना शुरू किया, जिसके नतीजे में कवानीन आए और मजदूरों के औकात महदूद हो गए और तनख्वाहों का मेयार भी मुकर्रर कर दिया गया। अब जालिम सरमायादार की नज़रें ख़ानदानी निज़ाम की सबसे अहम और बुनियादी रुकन औरत पर जा पहुँची। कारपोरेट सरमायादारी की मकार ज़हनियत ने जो चाल चली वो ख़तरनाक तो थी, मगर दिलकश और खुशनुमा बहुत थी। उन्होंने सोचा, वजूद ज़न को अगर मरकज़ व महवर बना दिया जाए तो इसकी चकाचूंध में इससे वो काम लिए जा सकते हैं जिनका तस्वुर भी चाइल्ड लेबर की दुनिया में नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि इस औरत को घर की चार दीवारी से बाहर लाकर शमाए महफिल बनाया जाए और इसे मर्द के मुकाबले खड़ा कर दिया जाए। शहर फैल रहे थे, कारखाने लग रहे थे। 1920 तक 51% अमरीकी शहरों में मुंतकिल हो चुके थे और इन शहरों में काम करने वालों में 30% के करीब ख़वातीन थीं, मगर इनकी अक्सरियत घरेलू काम करने वालियों, क्लर्क, ऑफिस सेक्रेटरी, फैक्ट्री मजदूर या दीगर पेशों यानी नर्स और स्कूल टीचरों तक ही महदूद थी। वो ऐसे पेशे अख्तियार करती जिन्हें फेमिनाइज्ड यानी औरतों से मुंसलिक समझा जाता था। ऐसी औरतें तो इनके किसी काम की नहीं थीं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों, स्कूलों और अस्पतालों में नौकरियां सिर्फ और सिर्फ घर की खुशहाली और शहरी ज़िंदगी के बेपनाह अखराजात पूरे करने के लिए करती हों। इन औरतों का तो मकसद और ख्वाब सिर्फ घर था और वो इसी घर में आइंदा नस्लों के बेहतरीन मुस्तकबिल और खुशहाली के लिए घर और काम काज दोनों की बैक वक्त मशक्क़त बर्दाश्त करती थीं। जंग अज़ीम अव्वल से पहले की औरत की नुमायाँ तस्वीर यही थी कि इसने अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए कुर्बानी दी, अपनी सेहत का ख्याल रखा और ना ही ज़ेब व ज़ीनत का। बेचारी फैक्ट्री, दफ्तर या किसी अमीर घराने में 8 घंटे घरेलू काम करके आती और फिर अपने घर की जिम्मेदारियों में मसरूफ़ हो जाती। ऐसी औरत तो इस जालिम सरमायादार कारपोरेट माशरे को नहीं चाहिए थी। ऐसी औरत तो घर की अफादियत और अहमियत के लिए किसी वक्त भी अपनी नौकरी छोड़कर जा सकती थी। ये औरत तो एक माँ की तरह खिदमतगार, बीवी की तरह कफ़ायतशार और बेटी की तरह घरेलू अक़दार की अमीन बनकर ज़िंदगी गुजारती है। ऐसी औरत को घर की मोहब्बत भरी दुनिया से बाहर निकाल कर जब तक मर्द के मुकाबले में ला खड़ा नहीं किया जाता, जालिम कारपोरेट सरमायादारी का पहिया नहीं चल सकता। इसलिए नई जन्म लेने वाली तहजीब की 3 अलामतें थीं। नंबर 1 खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी। नंबर 2 अर्बनिज़म, शहरी ज़िंदगी। नंबर 3 कंज्यूमरिज़म, सार्फियत। इन तीनों के तेज़ रफ्तार पहिए तले जिस अदारे का खून हुआ वो ख़ानदान था और इस ख़ानदान की तबाही का बलिदान सिर्फ़ और सिर्फ औरत ने दिया। और आज तहजीब की कुर्बानगाह पर सिर्फ इसी की खून आलूद लाश पड़ी है और इस औरत के चेहरे पर जो रौनक है वो इसी खून के गाज़े से पैदा हुई है। इस औरत को इस जदीद कारपोरेट तब्दीली से जन्म लेने वाले समाजी निज़ाम के लिए तैयार करना ज़रूरी था। तब्दीली के रास्ते में इसका रिवायती तस्वुर आरे आता था। इसका सर से पांव तक लिबास में ढके होना बहुत बड़ी रुकावट थी।
اس کے لباس کی وجہ سے ہی تو وہ رقص بہت آہستہ کرتی تھی اور زوردار طریقے سے تھرکنا، اچھلنا، کودنا اس کے لیے برا سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو صرف مردوں کا خاصہ تھا۔ اس کے لمبے بال، چٹیا، ان کی دیکھ بھال، یہ سب اس کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ اس کا جسم ایک تناسب کے ساتھ لوگوں کو لبا سکتا تھا، دیوانہ بنا سکتا تھا، لیکن اسے تو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اس کے ہونٹ سادہ تھے، تھکن آلود موسمی اثرات سے پھٹے ہوئے، انہیں خوبصورت رنگوں سے جاذب نظر بنایا جا سکتا تھا۔ اگر وہ کٹے ہوئے بالوں کو ایک ادائی دلربائی سے جھٹکا دے کر وہی سگریٹ جو صرف مردوں کے لیے مخصوص تھا اسے اپنے منہ میں رکھ کر دھوئیں کے مرغولے بنائے تو پھر کیسے وہ جاذب نظر نہیں ٹھہرے گی۔ اس انقلاب کی بنیاد ایک نئے ملبوس سے رکھی گئی جسے جنگ عظیم اول کے آس پاس فلیپر کہا جاتا تھا۔ اس کا آغاز ایسے ہوا کہ وہ قمیض جو پاؤں تک ہوتی تھی اس کے گھیرے ہیم لائن کو زمین سے 14 انچ بلند کر دیا گیا اور یوں ٹانگوں کی خوبصورتی کو نمایاں کیا گیا۔ اس کے بعد اس لباس میں مزید رنگ بھرے گئے۔ یوں 1920 تک آتے آتے جدید عورت وہ شمار ہوتی تھی جس کے بال کانوں سے اوپر کٹے ہوں، فلیپر پہنے ہوئے، سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر ڈانسنگ فلور پر آزادانہ طریقے سے جاز میوزک پر تیزی سے تھرک سکے۔ 1923 میں فرانسیسی فیشن ڈیزائنر کوکو شینل نے ایک لباس ڈیزائن کیا جس میں سکرٹ کے گھیرے کو مزید اونچا کر دیا گیا، جس پر اوپر کے لباس کو آستینوں سے بے نیاز کر دیا، زیر جامے اتنے ڈھیلے بنا دیے گئے کہ جسمانی اعضاء تھرکتے نظر آئیں۔ کبھی کمر کو لباس میں کس کر نمایاں کیا جاتا تھا، مگر انتہائی ہوشیاری سے اسے اوپر کے لباس کو مختصر کر کے ایسا نمایاں کیا گیا کہ رقص کرتے تیزی سے گھومتے ہوئے برہنگی کی جھلک نظر آئے اور دیکھنے والوں میں ہیجان پیدا ہو سکے۔ اس نئے لباس نے عورت کو شمع محفل اور مرکز نگاہ بنا دیا۔ یہ صرف ایک لباس نہیں تھا، اس میں مکمل طرز زندگی چھپا ہوا تھا۔ عورت نے صرف صدیوں کا شرم و حیا کا جسمانی لبادہ ہی اتار کر نہیں پھینکا، بلکہ اس کے ساتھ ان تمام اقدار و روایات کو بھی دفن کر دیا جو اس لباس کے زمانے میں اس کے لیے باعث عزت تھیں۔ اب وہ تیز بولنے، تیز چلنے، تیز تھرکنے لگی۔ وہ سرعام سگریٹ بھی پی سکتی تھی، بار میں میز پر بیٹھ کر مردوں کے برابر شراب کی چسکیاں لگا سکتی تھی، گاڑیوں میں بلکہ شاہراہوں پر سرعام بوس و کنار کرتے ہوئے اسے برا نہیں لگتا تھا۔ اور اس دور کی فلموں، افسانوں اور ڈراموں کی کہانیوں کا اثر ایسا ہوا کہ اسے اب مختلف مردوں سے تعلقات رکھنا باعث شرم بھی نہیں لگتا تھا۔ لیکن 1920 کی دہائی میں جب اس عورت کو شمع محفل بنایا جا رہا تھا تو اس وقت عورتوں کی تنخواہیں مردوں کے مقابلے میں آدھی تھیں۔ کسی نے ان کی تنخواہیں بڑھانے پر کبھی توجہ نہ دی، مگر اس کو گھر سے دور کرنے کے لیے گھریلو ذمہ داریوں کو آسان بنانے والی ایجادات پر کام ہوا۔ واشنگ مشین، ویکیوم کلینر، ریفریجریٹر، کوکنگ رینج، ڈش واشر ایجاد ہوئے تاکہ عورت کی گھریلو مصروفیات کم ہو اور وہ باہر کی دنیا کے لیے زیادہ وقت نکال سکے۔ باقی آئندہ۔